Hello students, welcome to this video. Myself Amrita Singh, Assistant Professor, Department of Education, Jamshedpur Women's College, Jamshedpur. The topic of this video is neo-colonialism, neo-capitalism, neo-liberalism. In this video, I will discuss about neo-capitalism, neo-colonialism and neo-liberalism. So now coming towards neo-colonialism. Neo-colonialism is the control of less developed countries by developed countries through indirect means. These indirect means are globalization, privatization, liberalization, open market, etc. विकसित देशों के द्वारा अल्प विकसित देशों के आंतरिक मामलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने की नीति को ही नौ उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता है। जैसे कि सैन्य सहायता के नाम पर अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना, यह नौ उपनिवेशवाद का ही एक स्वरूप है। अब यह अस्तित्व में आया कैसे? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूरोपीय देशों ने अनेक वर्षों तक, बल्कि अनेक 100 सालों तक एशिया तथा अफ्रीका के कई देशों में अपना साम्राज्य स्थापित किया। इन देशों में अपने उपनिवेश बसाए और इन उपनिवेशों में अपना शासन स्थापित किया। परंतु धीरे धीरे इन उपनिवेशों में राजनीतिक चेतना आरंभ हुई। ये उपनिवेशिक देश जो थे धीरे धीरे स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन करने लगे तथा इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जितने भी साम्राज्यवादी देश थे वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगे। वे अब इतने सक्षम नहीं रहे कि इन उपनिवेशों में अपना शासन कायम रख सके। अतः धीरे धीरे ये औपनिवेशिक देश स्वतंत्र होने लगे। जब ये औपनिवेशिक देश स्वतंत्र हो गए तो ये राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र हो गए, परंतु आर्थिक रूप से ये इतने सशक्त तथा सक्षम नहीं थे कि ये अपना आर्थिक विकास कर सके। तो ये जो अल्प विकसित देश थे, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होने के बावजूद भी आर्थिक सहायता के लिए, तकनीकी ज्ञान के लिए, सैन्य सहायता के लिए, शस्त्रों की आपूर्ति के लिए या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विकसित देशों के ऊपर ही निर्भर हो गए। उनकी यह निर्भरता इतनी बढ़ गई कि कभी कभी विकसित देश इन अल्प विकसित देशों के राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे। इसे ही नौ उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता है। अब यह संभव कैसे हुआ, इसके बारे में मैं बताती हूँ। यह मुख्यतः संभव हो सका बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा। ये जो बहुराष्ट्रीय निगम हैं या बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इनके द्वारा ये जो विकसित राष्ट्र हैं अल्प विकसित देशों के ऊपर अपना आर्थिक प्रभुत्व स्थापित किया। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अल्प विकसित देशों में अपनी इकाइयां स्थापित की। किसी किसी देश में तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां 80% तक निवेश करती हैं और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन अल्प विकसित देशों में अपना निवेश स्थापित करती हैं, अपना यूनिट लगाती हैं, अपनी इकाइयां स्थापित करती हैं और उन देशों के कच्चे मालों का दोहन करती हैं और फिर उन्हीं के कच्चे मालों के द्वारा तैयार उत्पादों को उन्हीं के बाज़ारों में ऊंचे दामों पर बेचती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति में अल्प विकसित देशों का दोहरा शोषण हुआ।
एक ओर तो उनके कच्चे मालों का दोहन हुआ, दूसरी ओर उन्हीं के कच्चे मालों के द्वारा तैयार उत्पादों को बेचने में उनकी बाजारों का उपयोग किया गया। इसके लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने बहुत से आर्थिक नीतियां भी अपनाई, जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, बाजारीकरण, मुक्त व्यापार इत्यादि। इससे इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कच्चे मालों से तैयार उत्पादों को बेचने के लिए पूरी दुनिया में बाजार उपलब्ध हो गया। इससे ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अत्यधिक मुनाफा कमाने लगी और ये जो विकसित राष्ट्र थे इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा और अधिक से अधिक अमीर और विकसित होते गए। और ये जो अल्प विकसित देश थे जो कि स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इन अल्प विकसित देशों के ऊपर विकसित देशों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं प्रभुत्व कायम रहा। एक उदाहरण मैं देती हूँ आपको, जैसे कि भारत में शीतल पेयजल जो होता है, मृदु पेयजल जैसे कोका कोला, पेप्सी इत्यादि का लगभग 90 प्लांट स्थापित किए गए। और ये जो प्लांट हैं इन्हें कहा गया बोतल भराई मंच। एक्चुअली में ये पंपिंग स्टेशन होते हैं और ये पंपिंग स्टेशन प्रतिदिन 15 लाख लीटर भूजल का दोहन करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक बनाने में, जिसमें कि कोका कोला हो, पेप्सी हो, फैंटा हो इत्यादि, तो 1 लीटर ये मृदु पेय बनाने में लगभग 9 लीटर शुद्ध पेयजल का इस्तेमाल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 90 प्लांट भारत देश में स्थापित किए गए हैं और प्रत्येक प्लांट लगभग 15 लाख लीटर जल प्रतिदिन दोहन करता है भूमि से। ठीक है, तो एक उसका उदाहरण मैं देती हूँ, केरल के प्लाजीमाडा गांव का। केरल के पलक्कड़ जिले में एक गांव है प्लाचीमाडा। इस गांव में कोका कोला का एक प्लांट लगाया गया और ये प्लांट का लक्ष्य था 12 लाख बोतल भरने का, 12 लाख बोतल मृदु पेय बनाने का। इसके लिए इसने शक्तिशाली मोटर पंप लगाए और ये मोटर पंप क्या करते थे, भूमिगत जल का दोहन करते थे, जिससे इस प्लाचीमाडा गांव के भूमिगत जल का जो स्तर था 45 मीटर से 150 मीटर चला गया। ठीक है, इसके अलावा भूमि जल का तो दोहन हो ही रहा था, इसके अलावा जो प्लांट से कचरा निकलता था, अपशिष्ट पदार्थ निकलते थे, उनको ये क्या करते थे, वहीं पास में डंपिंग करा देते थे, गिरा देते थे, जिससे ये जो कचरे से जो विषैले पदार्थ निकलते थे वर्षा के जल से होते हुए इनके धान के खेतों में या अन्य फसलों के खेतों में पहुंचने लगे। इसके अलावा ये जो विषैले पदार्थ होते थे भूमिगत जल में मिलते गए, तो इससे इनका दोहरा हानि हुआ। एक ओर तो इनका जो भूमिगत जल था वो 45 मीटर से गिरकर 150 मीटर चला गया, दूसरी ओर इनका जो भूमिगत जल जिनका ये पीने में उपयोग करते थे, इसके अलावा तालाबों और कुओं का जल भी अपशिष्ट पदार्थ के निकलने वाले विषैले तत्वों से विषैले होते गए। ये प्लांट लगाए गए थे 2000 में, ठीक है, और 2003 में
वहाँ का जो स्वास्थ्य अधिकारी था, केरल के पलक्कड़ जिले के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जो जल गांव वाले पीने के लिए उपयोग कर रहे हैं वह इतना दूषित हो चुका है कि वह पीने के लायक है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में प्लाची-माडा गांव की आदिवासी औरतों ने मोर्चा संभाला। इन औरतों ने उस कंपनी के गेट पर धरना दिया तथा इसके लिए विश्व स्तर तक आवाज़ उठाया गया। 2004 में केरल सरकार ने इस प्लांट को बंद करने का आदेश दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं अल्प विकसित या विकासशील देशों में अपना प्लांट लगाती हैं, वहीं के जो कच्चे माल होते हैं उनका दोहन करती हैं और उन्हीं के बाज़ारों में उनके ही कच्चे मालों के द्वारा तैयार उत्पादों को ऊंचे दामों पर बेचकर दोहरा लाभ कमाती हैं तथा जो अल्प विकसित देश हैं उनका दोहरा शोषण होता है। ठीक है, समझ गए होंगे अब आप लोग। अब मैं बात करूंगी नियो कैपिटलिज्म की। नियो कैपिटलिज्म क्या है? ये नियो कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म तो आप लोग सबको जानते हैं, पूंजीवादी क्या है। अब मैं बात करूंगी नौ पूंजीवादी व्यवस्था की। नियो कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक आइडियोलॉजी विच ब्लेंड्स सम एलिमेंट ऑफ कैपिटलिज्म विद अदर सिस्टम। ओके, मैं हिंदी में बता देती हूँ। नौ पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का एक वैसा विचारधारा है जो पूंजीवाद के ही कुछ तत्वों का दूसरी व्यवस्थाओं के साथ मिश्रण है। नौ पूंजीवाद बाजार आधारित व्यवस्था है जो कहती है कि राज्य को बाजार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, नौ पूंजीवाद कहती है कि बाजार में राज्य को अधिक से अधिक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, इससे जो उनका उत्पादन है वह प्रभावित होता है। ओके, नौ पूंजीवाद के अंतर्गत पूंजीपति सरकार से बड़े पैमाने पर सुविधाएं एवं अनुदान ग्रहण करती हैं और अपने उत्पादों को फैलाती हैं, अपने उत्पादों को बढ़ाती हैं और अपने औद्योगिक जगत को फैला रही हैं। एक ओर नौ पूंजीवाद सरकार से अनेक सुविधाओं और अनुदान के द्वारा अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी ओर ये पूरी दुनिया में अपने उत्पादों को बेचने के लिए मुक्त बाजार, भूमंडलीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, नौ पूंजीवाद के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र से नौ पूंजीवाद के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र से अधिक सरकारी हस्तक्षेप को हटाया जा रहा है। ये किस प्रकार होता है मैं आपको बताती हूँ। नौ पूंजीवाद की यह धारणा रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र में वेतन एवं रोजगार नीतियाँ, न्यूनतम वेतन निर्धारण तथा रोजगार सुरक्षा नियमों आदि के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप अभी भी बरकरार है और ये जो नियम है अधिक से अधिक उत्पादन की राह में बाधक हैं। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्रों से अधिक सरकारी हस्तक्षेप को हटाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातों को किया जाता है। श्रम मानकों को सरल बनाया गया, सुरक्षा मानकों में ढील दी गई, कर नियमों में परिवर्तन किया गया तथा कार्य बलों का अस्थायीकरण किया गया। अब आप बोलेंगे कार्य बलों का अस्थायीकरण क्या है? इसे हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं ठेका मजदूर। ठीक है, अब क्या है कि नौ पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने यहाँ ठेका मजदूर की व्यवस्था अपनाई। ये ठेका मजदूर उस कंपनी के प्रत्यक्ष या डायरेक्ट एम्प्लॉय न होकर
उस ठेकेदार के एम्प्लॉय होते हैं जिस ठेकेदार को कंपनी ठेका देती है। ठीक है, इससे हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे टाटा स्टील में जो मजदूर टाटा स्टील के डायरेक्ट एम्प्लॉय हैं उन्हें तो टाटा स्टील की सारी सुविधाएं मिलती हैं, उनकी सैलरी अच्छी होती है। यदि कार्य के करते समय कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए उनके परिवार को किसी को नौकरी दी जाती है, उसके लिए कुछ मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं जो टाटा स्टील के दूसरे एम्प्लॉय को मिलता है उस मजदूर को भी मिलता है। परंतु जो मजदूर ठेका मजदूर के रूप में काम करते हैं उन्हें ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं क्योंकि वो टाटा स्टील के डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में इन मजदूरों की नौकरी की सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा, नौकरी के पश्चात पेंशन की सुरक्षा नहीं रहती है। ठीक है, इसके अलावा एक और बात देखने को मिलती है कि नई नई आधुनिक मशीनों के प्रयोग एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोगों के कारण ये कंपनियां अपने यहाँ अप्रशिक्षित या अकुशल कारीगरों को नहीं रखती हैं, क्योंकि जितनी भी प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है ऐसी स्थिति में जो मजदूर चाहिए वो वेल स्किल्ड चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये जो कंपनियां हैं किनको रखती हैं? प्रशिक्षित या फिर कुशल मजदूरों को रखती हैं। ये अपने यहाँ से अप्रशिक्षित, अकुशल, अर्ध प्रशिक्षित और अर्धकुशल कारीगरों को निकाल देती हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मजदूरों की जो स्थिति हुई वो बदतर होती गई। यहाँ पर मजदूरों की आर्थिक स्थितियों में भी ह्रास हुआ और मजदूरों के सुरक्षा मानकों में भी गिरावट आई। तो पूंजीपति अधिक से अधिक अमीर होते गए और जो मजदूर थे उनकी स्थिति और अधिक बिगड़ती गई और अधिक बदतर होती गई। तो आप देख सकते हैं कि यह भी पूंजीपति का ही एक नया स्वरूप है, पूंजीवाद का ही एक नया स्वरूप है। ओके, अब मैं इसको एक और तरीके से बताती हूँ। जैसे ये पूंजीपति अपने उत्पाद को बेचने के लिए ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ओपन मार्केट को बढ़ावा दिया। और जब ओपन मार्केट को बढ़ावा दिया गया तो इससे क्या हुआ कि आयात कर में कमी हुई। ओपन मार्केट के कारण भारत में आने वाला चीन तथा कोरिया का जो रेशम हुआ वो अधिक चमकीला और मजबूत था। तो ऐसी स्थिति में चीन और कोरिया से आने वाला रेशम जो अधिक चमकीला और मजबूत था उसे भारत के बुनकरों ने तथा उपभोक्ताओं ने अधिक पसंद किया और उसकी डिमांड बढ़ी। तो ऐसी स्थिति में बिहार के अनेक रेशम कीट पालक और रेशम की कटाई करने वाले बेरोजगार हो गए। तो आप देख सकते हैं कि नव पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों की स्थिति तो बदतर हुई ही, परंतु जो मध्यम तथा निम्न वर्ग के जो व्यापारी भी थे उनकी भी स्थिति गिरती गई, उनकी भी आर्थिक स्थिति में ह्रास हुआ। ठीक है, अब मैं बात करूंगी नियो लिबरलिज्म की। नौ उदारवाद है क्या? ठीक है, न्यू लिबरलिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्री मार्केट, deregulation of financial market, individualization and the shift away from state welfare provision। नव उदारवाद विचारधारा का यह मानना है कि एक देश का लक्ष्य दूसरे देशों से सापेक्ष लाभ के बजाय पूर्ण लाभ सुनिश्चित करना होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नव उदारवाद के चोले में एक बार फिर उदारवाद ही वापस आया है। नव उदारवादियों के अनुसार योग्यता और न्याय के सभी स्वरूपों की अवहेलना नहीं की जा सकती है और योग्यतम को अधिकतम रखने की छूट मिलनी चाहिए, अन्यथा यह सामाजिक जड़ता और विद्रूपता को जन्म देगा।
नौ उदारवादी परिष्कृत तर्कों के साथ एक बार फिर राज्य की भूमिका को कमतर करने की वकालत करता है। उनका मानना है कि बाजार अब इतना बड़ा तथा अनुभवशील हो चुका है कि उसमें राज्य की हस्तक्षेप उसकी उत्पादकता पर असर डालता है। राज्य को केवल कानून की व्यवस्था ही देखनी चाहिए, बाकी सभी मानवीय आयाम को निजी हाथों में सौंप देना चाहिए ताकि व्यक्ति को चयन का विकल्प अधिक से अधिक मिल सके। यूके में नौ उदारवाद मार्गरेट थैचर के समय तथा अमेरिका में नौ उदारवाद रोनाल्ड रीगन के समय आया था। नौ उदारवाद ने भी बाजार पर पूरा नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। इसके अलावा नौ उदारवाद ने मुक्त बाजार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, व्यापार में लाइसेंसी राज की समाप्ति, भूमंडलीकरण, बाजारीकरण इत्यादि को बढ़ावा दिया। नौ उदारवाद ने आर्थिक नीतियों का उदारीकरण किया, जिसके अंतर्गत विश्व के बाजारों का खुलना संभव हो चुका। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन पर स्वामित्व और नियंत्रण के लिहाज से राष्ट्रीय सरकारों की भूमिका घटती गई। इसके अलावा मुक्त व्यापार का उदय हुआ। ठीक है, अब मैं बात करूंगी कि ये जो समस्याएं हैं, हालांकि इससे नौकरी के क्षेत्र में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई, लेकिन जो भी कुटीर उद्योग थे वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। तो इससे बहुत अधिक लाभ नहीं मिला, बल्कि लाभ के अपेक्षा हमें हानि ही मिली। तो कुछ लोग इसे समस्या के तौर पे देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अल्प विकसित देश जो हैं उनके ही कच्चे मालों का दोहन करते हैं ये विकसित राष्ट्र, और उनके ही कच्चे मालों के द्वारा तैयार उत्पादों को उन्हीं के बाजारों में ऊंची दामों पर बेचते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं इनका दोहरा शोषण होता है, दोहरा दोहन होता है। इसके अलावा मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ कि ये कैसे अल्प विकसित राष्ट्रों का दोहन करते हैं। ये जितने भी विकसित राष्ट्र हैं ये अल्प विकसित राष्ट्रों के बौद्धिक ज्ञान, बौद्धिक संपदा या देशज ज्ञान पर भी अधिकार कर लेते हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि भारत में हल्दी का प्रयोग पीढ़ियों दर पीढ़ियों से हो रहा है, और हल्दी का प्रयोग हम लोग घाव भरने या इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में करते हैं। अब मान लिया जाए हल्दी को कोई पेटेंट करा ले, अर्थात उस पर कोई एकाधिकार कर ले और उसे उपयोग करने के लिए हमें ऊंची कीमत चुकानी पड़ी। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे बौद्धिक संपदा का दोहन होगा, हमारी बौद्धिक संपदा की चोरी होगी। तो ये जो विकसित राष्ट्र हैं ये सब कार्य भी करते हैं और अल्प विकसित राष्ट्रों के बौद्धिक संपदा का भी चोरी करते हैं, और इसके बदले में इन अल्प विकसित राष्ट्रों को कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव लानी चाहिए कि ये जो अल्प विकसित देश हैं अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सके, आर्थिक मामले में विकसित देशों पर निर्भर न रहे। ठीक है, तो मैं भारत के संदर्भ में बात करूंगी कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या बदलाव की जानी चाहिए, यहाँ पे रोल ऑफ एजुकेशन क्या क्या होना चाहिए ताकि आर्थिक स्थिति में ये देश दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहे। सबसे पहले तो वोकेशनल एजुकेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। सिस्टम व्यवस्था में, करिकुलम में अधिक से अधिक वोकेशनल एजुकेशन डालना चाहिए, अधिक से अधिक वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देनी चाहिए कि जब भी जो हमारे छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज से बाहर रियल लाइफ में जाएं, तो अगर उन्हें जॉब नहीं मिलती है तो खुद का स्वरोजगार स्थापित कर सके, तथा जब ये स्वरोजगार स्थापित करेंगे तो खुद को तो ये व्यवसाय देंगे ही, इसके साथ
कई लोगों को ये रोजगार देने में सहायता करेंगे। ठीक है, इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलानी चाहिए। हमारी एजुकेशन सिस्टम में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलानी चाहिए। हालांकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल विकास कार्यक्रम चलाया है, जिससे अनेक बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार का मौका मिला है। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अधिक होगा तो इससे बहुत सारे अकुशल या अर्धकुशल जो युवक हैं उन्हें अधिक से अधिक कुशल बनाया जा सकेगा। ठीक है, इसके अलावा इंडिजीनियस नॉलेज यानी देशज ज्ञान को प्रमोट करने की आवश्यकता है। एक सर्वे के अनुसार पूरी दुनिया के 80% लोग छोटी मोटी बीमारियों के लिए देशज ज्ञान के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे कि हमारे देश में अगर सर्दी खांसी होती है तो इसके लिए हम लोग तुलसी पत्ता का काढ़ा बनाकर पीते हैं या अदरक का काढ़ा बनाकर पीते हैं। ये सब क्या है? देशज ज्ञान है। इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देनी चाहिए। जब तक हम लोग टेक्नोलॉजिकली अपने आप पर बहुत अधिक डेवलप नहीं हो पाएंगे, स्वयं पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहेंगे, तो टेक्निकल एजुकेशन को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब तक के इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।